आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम में अपने वरिष्ठ वक्ताओं का परिचय करवाऊं, मेरा नाम कुमार अनुपम है। कविताएं लिखता हूं और विश्व कविता में युद्ध के खिलाफ जो कविताएं लिखी गई हैं उनका 3 खंडों में एक संचयन अनुवाद किया है हम लोगों ने मिलके। और आज का ये विषय भी वैश्विक परिदृश्य में युद्ध और विस्थापन पर केंद्रित है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी। आप प्रख्यात कवि, आलोचक, नाटककार, कथाकार और चिंतक हैं। मीरा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे अनेक अलंकरण आपको प्राप्त हैं। 12 काव्य संग्रह, 8 नाटक, 7 आलोचना की कृतियाँ, 12 सामाजिक दर्शन संबंधी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। साहित्य, दर्शन और मानवाधिकार तथा संस्कृति और सभ्यता जैसे विषय आपके विमर्श के केंद्र में रहे हैं और आपने ऐसी कई पुस्तकों का संपादन भी किया है, कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। वे आज इस सत्र की अध्यक्षता करके इस सत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बीच में मेरे युवा साथी अच्युतानंद मिश्र हैं, जो हिंदी के शानदार कवि और आलोचक हैं। साहित्य, सभ्यता, संस्कृति आपके विमर्शों के केंद्र में है। जनपक्षधर आलोचना के प्रतिनिधि स्वर हैं। भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। आँख में तिनका, नक्सलबाड़ी आंदोलन और हिंदी कविता, प्रेमचंद, समाज, संस्कृति और राजनीति जैसी पुस्तकों से आप चर्चित रहे हैं। हमारे बीच में अग्निशेखर जी हैं, प्रख्यात हिंदी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप पनुन कश्मीर संगठन के संस्थापक हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो कश्मीरी पंडितों के सांस्कृतिक अधिकारों और मातृभूमि से विस्थापन के कारणों और उससे उत्पन्न संकटों के विरुद्ध लगातार आवाज़ उठा रहा है। किसी भी समय मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, काल वृक्ष की छाया में, जवाहर टनल, मिथक, नंदकेश्वर और दोजख जैसी पुस्तकों से आप चर्चित रहे हैं। अग्निशेखर जी का हम इस सत्र में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नोमान शौक जी हैं, प्रख्यात कवि, शायर, समीक्षक और अनुवादक हैं। 5 किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। रात और विषकन्या, जलता शिकारा ढूंढने में, अजनबी सातों के दरमियाँ, अपने कहे किनारे। बुनियादी तौर पर आप गज़ल का शायर होने के बावजूद आपकी शायरी प्रतिरोध और प्रेम का एक अद्भुत वैचारिक संगम है। अभी आपकी एक पुस्तक आई है, आखिरी इश्क, सबसे पहले किया, और ये काफ़ी चर्चा में है। अनूप सेठी जी जगत में मेला कविता संग्रह के कवि हैं और बहुत चर्चित संग्रह रहा है। अनुवाद के क्षेत्र में भी आपका एक प्रतिष्ठित नाम है। नोम चोम्स्की, सत्ता के सामने आपकी अनुदित पुस्तक है। हिंदी में विसंगति मूलक नाटक पर आपने शोध किया। हिमाचल मित्र पत्रिका का 5 वर्षों तक संपादन किया। पंजाबी से भी आपने अनुवाद किया है और रेखांकन का भी शौक़ रखते हैं। चौबारे पर एक आलाप आपकी पुस्तक है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। ऐसे प्रतिष्ठित कवि, विचारक अनूप सेठी जी का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मनोहर बाथम जी हैं, जो सीमा सुरक्षा बल में लंबे समय तक आपने कार्य किया। इस वजह से आपकी कविताओं और आपकी डायरी में अनुभवों की दुनिया बहुत ही मार्मिक, मानवीय और अत्यंत प्रामाणिक है। सरहद का जीवन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आतंकवाद और युद्ध की विचलित कर देने वाली छवियाँ हिंदी कविता में जो पहली बार सुनाई देती हैं, बड़े स्तर पर सुनाई देती हैं, वो मनोहर बाथम की कविताओं से आती हैं। और अभी आपकी एक डायरी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, दरमियाँ, या शायद प्रकाशित हो गई है क्या बाथम जी? होने वाली है। सरहद से आपकी कविताओं का संग्रह और दरमियाँ आपकी डायरी है। इस संग्रह से भी हम कुछ कविताएं और डायरी का एक अंश आज सुनना चाहेंगे। मित्रों, आज का जो विषय है युद्ध और विस्थापन, हमारे भारतीय संस्कृति मानस के जो अभिन्न अंग हैं, रामायण और महाभारत, इन दोनों का केंद्रीय विषय युद्ध है। होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी भी युद्ध पर केंद्रित ग्रंथ हैं। ये सोचना और मानना आश्चर्यजनक होगा कि प्राचीनतम अनेक कालजयी रचनाओं का केंद्रीय विषय युद्ध रहा है। मानव सभ्यता के उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में युद्ध का आलंब रहा है। हमारे लोक ने बताया है कि युद्ध 3 कारणों से होता है: जर, जोरू और ज़मीन।
और लोक की इस बात का समर्थन शास्त्रीय साहित्य भी करता है। भारत और यूनान के अनेक महाकाव्यों के केंद्र में स्त्री है, जिसमें सीता, द्रौपदी और एन जैसे पात्र पाश्चात्य देशों में जड़ और जमीन काव्य का विषय बने हैं। महाभारत में कृष्ण स्पष्ट करते हुए कहते भी हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म या पुण्य और पाप के संघर्ष का है। पुण्य, जो आज की प्रचलित भाषा में मानव मूल्य, और पाप को मानव मूल्यों का पतन कहा जा सकता है। मानव मूल्य पर आस्था ही मानवता का वास्तविक लक्षण है, जिसे संसार के सभी महान ग्रंथ समर्थन देते हैं। वार एंड पीस में लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं, अगर हर कोई अपनी आस्था के लिए लड़ेगा तो कभी युद्ध नहीं होगा। आप जानते हैं कि युद्ध का जो प्रयोक्ता यानी जो शुरू करने वाला है वो भी मनुष्य है, और जो उसका भोक्ता है वो भी मनुष्य है। इसलिए हम आज बात करेंगे युद्ध और विस्थापन पर, लेकिन उसका केंद्रीय विषय मनुष्य होगा, मनुष्य की पक्षधरता होगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ, इसी प्रस्तावना के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अपने मित्र अच्युतानंद मिश्र को, और मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात 5 मिनट के भीतर करने की कोशिश करें, जिससे जो समय बचेगा उसका हम अपने अध्यक्ष जी से वक्तव्य में या आप लोगों से संवाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अच्युतानंद मिश्र को, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। शुक्रिया प्रिय भाई अनुपम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रिय कवि अग्निशेखर जी, कवि अनूप सेठी जी, नोमान शौक जी, मनोहर बाथम जी एवं सभागार में उपस्थित प्रतिष्ठित लेखक, विद्वान, कलाकार मित्रों, चूँकि बहुत संक्षेप में और यह विषय बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, और इसलिए मैं 5 मिनट में ही अपनी बात कहूँ। तो सबसे सरल बात से मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो प्रकृति में जो समरूपता है, जो सिमेट्री है, दरअसल युद्ध उसको नष्ट करता है, और इस वजह से इस समरूपता के साथ ही मनुष्यता का निर्माण हुआ है। इसलिए अपनी पूरी प्रवृत्ति में युद्ध मनुष्य विरोधी है, और दुनिया का कोई भी युद्ध हो, किसी भी स्तर लड़ा जा रहा हो, वह अंततः मनुष्यता के खिलाफ ही होता है। अभी मैं जब ये विषय कहा गया तो मैं रास्ते में इस पर सोच रहा था, तो मेरे जहन में एक सवाल यह था कि युद्ध स्पष्ट है कि निर्वासन, अलगाव, एलिनेशन को पैदा करता है, लेकिन युद्ध के विलोम के रूप में हम किसे रखेंगे? कई बार और बहुत एक सरल तरीके से सोचे तो हमारे मन में बात आती है कि शांति या संधि जैसी चीज़, लेकिन जो शांति और संधि है वो युद्ध का विलोम नहीं हो सकता, क्योंकि वो युद्ध के उत्पन्न होने के बाद की स्थिति है, और इसलिए उस द्वैत में युद्ध डोमिनेट करता है। यह तो स्पष्ट है कि युद्ध अलगाव पैदा करता है, निर्वासन पैदा करता है। इसलिए एक ऐसी चीज़ जो युद्ध के प्रभाव को नष्ट करती हो, वही युद्ध का विलोम हो सकता है, और वह चीज़ है प्रेम या कविता। आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य पेड़ से जमीन पर आया होगा तो उसने अपने दोनों हाथ को स्वतंत्र किया होगा। यह मनुष्यता के शुरुआत का सबसे पहला कदम रहा होगा, और उस स्वतंत्र मनुष्य ने वृक्ष से एक नहीं 2 फल तोड़े होंगे, और एक खुद खाया होगा और एक अपने साथी मनुष्य को दिया होगा। उस साथी मनुष्य ने जब उस फल को पाया होगा तो उसके पास कहने के लिए कोई शब्द, क्योंकि भाषा का निर्माण तब तक नहीं हुआ, तो उसके भीतर की जो संवेदना रही होगी वह दुनिया की पहली कविता रही होगी जो शब्दहीन है। और इसी शब्दहीनता से एक लगाव, एक स्नेह, एक मार्मिकता का जन्म हुआ होगा, और फिर भाषा। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि कविता से भाषा जन्मी होगी, भाषा से कविता नहीं जन्मी।
इसीलिए युद्ध का विलोम कविता, कला या प्रेम हो सकता है, लेकिन हम किसी भी विमर्श को लाखों वर्ष की क्रमिकता में नहीं सोच सकते। हमें कहीं ना कहीं उसका एक, अभी अग्निशेखर जी से बात हो रही थी तो वो स्पेस टाइम की बात कर रहे थे बार बार, तो हमें उस युद्ध का एक स्पेस टाइम, एक स्थान सोचना होगा, दिक्काल सोचना होगा। और मुझे लगता है कि आज की मनुष्यता के सामने जितने तरह के युद्ध हैं, उसके मूल में अगर कोई चीज़ है तो वो साम्राज्यवाद की चेतना है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। साम्राज्यवाद ने मनुष्य के भीतर अलगाव पैदा किया। मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण दूं कि, और अब मैं फिजिक्स का छात्र रहा हूं और फिजिक्स में एक कंसेप्ट है जिसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। यानी आप बल का इस्तेमाल जब एक निश्चित सीमा तक कर देते हैं, उसके बाद आपको बल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें स्वतः बिखरती जाती हैं। और साम्राज्यवाद ने जो दुनिया में बल का इस्तेमाल किया, उसके सैकड़ों सालों तक चीज़ें बिखर रही हैं, पूरी दुनिया रेशा रेशा हो रही है। तो इस बात को मैं सोच रहा था कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसने भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी चीज़ का निर्माण किया, हम आपस में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो लड़ते हैं, लेकिन जिसने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया उसके खिलाफ हम नहीं सोचते। यह साम्राज्यवाद की चेतना है जो स्वतः हमारे भीतर काम करती है। और ऐसे में कविता जो है, साहित्य जो है, चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। अब युद्ध, 2 मिनट, युद्ध एक निर्वासन जो पैदा करता है, उस निर्वासन का सबसे बड़ा संकट यह है कि वह हमें अपने आत्म से काट देता है। जब कोई व्यक्ति निर्वासित होता है तो वह न सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से कटता है, बल्कि वो अपनी आत्म से भी विलग हो जाता है। और इसलिए किसी निर्वासित व्यक्ति, समूह या समाज से हम किसी मानवीय तार्किकता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आत्म ही नष्ट हो गया है। और वह आत्म जिस बाह्य यथार्थ से बनता है, आपने दरअसल उसके उस बाह्य यथार्थ को छीन लिया है। और ऐसे में उस मनुष्य से हम कई बार सोचते हैं कि आप निर्वासित हो गए, ठीक है, आपको चीज़ें दे दी गई, आप जब उसे देते हैं तो दरअसल आप एक टूटे हुए ग्लास को दोबारा जोड़ने की बात करते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए निर्वासित हुए व्यक्ति के भीतर जो मरता है, उसे आप किसी भी स्थिति में जीवित नहीं कर सकते। और ऐसे में मुझे लगता है कि कविता यह काम करती है। और कविता में मैं सोच रहा था कि जफर ने जब लिखा कुएं यार की बात, तो वही कुएं यार फैज़ तक आती है। और 100 साल के बाद फैज़ को भी निर्वासन को समझने के लिए फैज़ जफर का की वो कुएं यार की बात आती है कि कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। और कवि के पास अंततः सिर्फ और सिर्फ स्मृति है। मैं अग्निशेखर जी की एक पंक्ति आपके सामने रखता हूँ। जब हम जवाहर टनल से है, जबकि हम भाग रहे थे स्वर्ग से, भिजी हथेलियों में जान थी हमारी, कमीज के अंदर थे छिपाए चिनार के पत्ते, और जेबों में ठूस भरी थी गांव की मिट्टी। और यही चीज़ आगा साहिद अली कहते हैं कि मेरी किताबें जला रहे हो, मुझे राख भेज देना ताकि मैं कह सकूं रोशनी के ताबूत में तुमने अमर पक्षी भेजा है। तो मुझे लगता है कि यह जो स्मृतियों का पुनर्आविष्कार है, यह युद्ध का एक विकल्प है। अंत में एक आखिरी बात मैं कह दूं, वो ये कि सिर्फ युद्ध निर्वासन नहीं पैदा करता है, निर्वासन भी युद्ध पैदा करता है। और 1950 के बाद मनुष्यता ने निर्वासन से युद्ध की यात्रा की है। और निर्वासन सिर्फ देश की सीमाओं और राष्ट्र की चौहद्दियों के बाहर नहीं होता, राष्ट्र के भीतर भी होता है। यह जो बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से जो लोगों का पलायन है, वो धीरे धीरे उनके भीतर क्रूरता, अमानवीयता जैसी स्थितियां बनाता है। और धीरे धीरे यह निर्वासन उनके भीतर युद्ध जनित चेतना का निर्माण करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें बार बार कविता की तरफ, कला की तरफ लौटना होगा, संवेदना की दुनिया की तरफ लौटना होगा, ताकि हम युद्ध और निर्वासन के इस बैलून की हवा निकाल सकें।
शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युतानंद मिश्र जी। अच्युतानंद मिश्र ने युद्ध और विस्थापन के कई और कोण हमें दिखाए हैं और ये बताया कि युद्ध का विलोम अगर कुछ हो सकता है तो वो कविता है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी और बुद्ध जैसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जो युद्ध के विरुद्ध थी। इसीलिए कहा भी गया है कि कविता मूलतः सत्याग्रह की आवाज़ है। अभी जैसे आपने बताया कि जो हमारे राष्ट्र के भीतर पलायन होता है वो भी युद्ध का कारण बनता है या युद्ध जनित जो विचारधारा और मानसिकता है उसका कारण बनता है। यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे मन में मेरे प्रश्न उठ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर जाति दंश के जो संकट है उससे मुक्त होना है तो उन्होंने आह्वान किया था दलितों से, शोषितों पीड़ितों से कि तुम गांवों की ओर से महानगरों की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, वहाँ एक नई पहचान होगी। एक पक्ष वो भी था और एक पक्ष ये भी कि जो रोज़गार की तलाश में अपनी जगहों से निकल के दूसरी जगहों पे जाते हैं वो उखड़े हुए लोग हैं, अपनी जड़ों से उखड़े हुए लोग हैं, उन्हें हम विस्थापित शायद न कह सकें। विस्थापन का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बनता है और वो बड़ा परिप्रेक्ष्य हमें बताने के लिए अग्निशेखर आएंगे, क्योंकि अग्निशेखर ने स्वयं भी उसे झेला है और लगातार उस विषय पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। अग्निशेखर जी, मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत आदर के साथ और अनुरोध करूँगा कि आप किसी कविता का भी एक अंश हमें सुनाएं। आदरणीय मंच और सभागार में बैठे मित्रों, किसी ने अभी चाय पीते हुए मुझसे कहा कि अभी आपका सत्र होने जा रहा है युद्ध वाला। मैंने कहा युद्ध तो हो चुका है, युद्ध के बाद जो निर्वासन है वो मेरा चल रहा है और वो मेरा 32वां वर्ष है। इसलिए निर्वासन जो एक मात्र अकादमिक शब्द या लेक्सिकॉन रहा है हमारे मित्रों के बीच, वो होता क्या है, सांस सांस में निर्वासन क्या होता है। मेरे प्रिय मित्र अच्युतानंद ने उसका एक परिप्रेक्ष्य दिया, बहुत अच्छा दिया और मेरा काम आसान हो गया। और मैं अपनी बात संक्षेप में रखते हुए सबसे पहले एक कविता से शुरू करूंगा। कविता का सत्य, जब बिना कोई कविता लिखे बहुत दिन हो जाते हैं, मैं अपने भीतर बचाए हुए गांवों के लिए हो उठता हूं आशंकित। कहीं कोई भूमाफिया उसे अपने नाम न कर गया हो, जैसे चुपके से एक दिन दबा गया था चीन अक्साई चीन और तिब्बत को, या जैसे पाकिस्तान हड़प गया था मीरपुर, बिम्बर, कोटली और मुजफ्फराबाद से गिलगित तक के इलाके को। मैं हो उठता हूँ आशंकित। इसलिए जब मैं जलावतनी में लिखता हूँ कविताएं, मैं अपने को युद्ध, हिंसा, धर्मोन्माद के खिलाफ खड़ा पाता हूँ अकेला, सीमांत पर चंद साथियों कलाकारों के साथ। ये मेरा विरल अकेलापन धरोहर अन देखे संत्रास की, ये मेरा अकेलापन धरोहर अनदेखे संत्रास की। मैं कम भाग्यशाली नहीं, नफरत और हिंसा की उस रात में भागते हुए साथ ले आया धड़कनों में अपना गांव, जिसकी नागरिकता से कर नहीं सके वे मुझे बेदखल। इसलिए जब भी लिखता हूँ कविताएं, बेकार हो जाता है उनका जिहाद, पत्थरबाजी उनकी, ISIS के खूनी झंडे रोक नहीं पाते मुझे होने से एक कवि। हंसती हैं जिनकी कविताएं टीवी चैनलों की हवाई
बहसों पर, दुनिया भर की चुप्पी पर मैं लिखता हूं सत्य, जो उन्हें पहले लगता है झूठ, फिर होते हैं अचंभित, जबकि सत्य होता है सत्य, और वो भी कविता में। मित्रों, एक बार पहल में मेरा एक आत्मकथ्य छपा था और उसका शीर्षक था लिख दो मेरा पता भी खो गया है, आई हैव नो एड्रेस। ये खाली एक विमर्शात्मक बात नहीं है, इसको अनुभव कीजिए। ईश्वर न करे किसी का पता खो जाए, वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, किससे कहे, क्या कहे। निर्वासन एक पता खोना होता है, अपने होने का, अपनी चीज़ों का, अपने लगावों का, अपने संबंधों का, अपने बचपन का, अपने इतिहास का, अपनी परंपरा का, अपनी सभ्यता का, सब कुछ का अता पता खोना होता है निर्वासन, जो मैंने खोया है 32 वर्ष पहले। मैंने ही नहीं, सामूहिक लाखों हमारे लोगों ने खोया है। और निर्वासन होता है एक ऐसा गुस्सा जिसे आप प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। अरे यार, हुआ तो हुआ, अब छोड़ दो। और जो ये चेतना है, निर्वासन की चेतना, जिस दिन आप उसको छोड़ देते हैं, आप कुछ नहीं होते हैं फिर। क्योंकि हर युद्ध अपने साथ, जैसे अच्युतानंद ने कई बहुत अच्छी बातें कही, ये अपने साथ एक जेनोसाइड लाता है, एक नरसंहार करता है। और उस नरसंहार की कई तरह, कई परतें होती हैं, 8 परतें होती हैं जेनोसाइड की। हम जानना नहीं चाहते या जानते नहीं हैं, ये 8 परतें आपको निर्वासन में मिलेगी। क्योंकि एक स्थान चेतना के साथ वो गहन हो जाती है। मैं कश्मीर में बहुत घूमा हूँ, मैं पर्वतारोहण किया है, मैंने गांव-गांव मैंने लोक पर काम किया है, मैंने 10 साल कश्मीरी लोकोक्तियों को इकट्ठा किया है, उस पर समाजशास्त्री लेख लिखे, मैंने बहुत काम किया है, जगह जगह चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ। लेकिन निर्वासन में जब अचानक एक दिन आप घर में थे, दूसरे दिन आप टेंट में हैं, और टेंट में बिलख रहे हैं, 8 बाय 8 टेंट में आपका मामा, आपका पिता, नाना, दादी, जो भी आपका परिवार है वो बैठा है। अब समझ नहीं पाते ये हुआ क्या। आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर इतना है अन्य होना, अदरिंग, अंग्रेजी में जिसे कहें, आपको अदर बना दिया गया, अन्य है आप। और अन्य होने का दंड आपको मिलता है कि निष्कासन। और फिर इस चेतना बोध के साथ आप जिंदा रहते हैं, स्थान बोध बहुत गहन हो जाता है, प्लेस कॉन्शियसनेस। और जितनी प्लेस कॉन्शियसनेस हम निर्वासनों में इन 32 सालों में हुई, उतनी कश्मीर में नहीं थी। मेरे कई मित्र ऐसे लोग हैं जो हम तब फिर ही प्रगतिशील वगैरह वगैरह कहे जाते थे। उसने कहा, यार मैं तब रूस के बारे में ज़्यादा जानता था, कश्मीर के बारे में नहीं। जब निर्वासित हुआ तो मैं कश्मीर, अपने गाँव को ज़्यादा जानने लगा। क्योंकि रसूल हमजा तो के शब्दों में, जो अपने पेड़, अपने गाँव, अपनी नदी से प्यार नहीं करता, वो कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको आपकी भाषा से बाहर कर दिया गया। आजकल संकट ये है कि 32 साल में हमारी भाषा मर गई निर्वासन में। हमारे बच्चे नहीं बोलते हैं, वो कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, तो वो भाषा गई। और भाषा गई तो आपकी परंपरा गई, 1000 साल की आपकी कविता गई, ललित गई, ललेश्वरी गई। आप क्या समझेंगे आप, जो आत्मा निकल जाती है। तो मेरे मित्रों, एक तो ये पता खो जाना, और उसके बाद अगर आप निराश हुए नहीं, मेरी टैगलाइन देखिए फेसबुक पे मैंने लिख रखा है, वो अंग्रेजी की कविता का एक शीर्षक है किसी की, टुमारो इज माई एड्रेस। अगर पता खो भी गया है, लेकिन भविष्य है मेरा पता। मैं उस भविष्य के लिए लिखूंगा कविताएं, उसके लिए संघर्ष करूंगा, उसमें लाठी खाऊंगा, गलत समझा जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ खतरा बहुत बड़ा है। एक तो आत्ममुग्धता का है हमारे समय में, हर कोई कवि, हर कोई लेखक अपवाद छोड़ के आत्ममुग्ध है, अपने बारे में जानना चाहता है, अपने बारे में लिखना लिखवाना चाहता है, दूसरे को नहीं पढ़ता है। इसलिए ये तो संकट है। लेकिन इसमें एक संकट ये है कि ब्रैकेटिंग करने का। आप सच कहेंगे तो आपको ब्रैकेट कर दिया, अरे ये वो है, अरे वो है, अरे ये वो है। अरे ये वो होना क्या होता है? कोई सत्य के साथ है, सत्य है, तुमको सूट नहीं करता है मेरा सत्य, ना करे, लेकिन मैं सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। जिस अग्निशेखर ने नेल्सन मंडेला, फिलिस्तीन, सीरिया पर कविताएं लिखी, वो अपने लोगों पर कविताएं लिखते हैं, और आप मुझे ब्रैकेट करते हैं, अरे ये वो है।
होने दो मुझे, वो कोई बात नहीं है। तुम मत पढ़ो मेरी कविताएं, 50 साल के बाद पाठक आएगा, 50 साल के बाद समीक्षक आएगा, वो मुझे खो देगा खोज खोज के। जैसे यहूदा आमिखाई ने कहा, हिब्रू कवि ने, माई पेरेंट्स माइग्रेशन, उसमें एक जगह लिखता है, अगर ये हाल ऐसा रहा, the day is not far off when we will be archaeology of future and museums of what still is to happen। ये यहूदा आमिखाई कहता है। या सीरिया में अभी बहुत चर्चा में है दुनिया मिखाई, मैं कहती मैं हड़बड़ी में थी और मेरा देश मुझसे छिन गया या गिर गया। और वो हड़बड़ी क्या होती है उसका अनुमान करिए कि जब आपको निकलने पर मजबूर हो, सब घर बिस्तर में। मेरी समस्या ये है कि मेरे पास 2-2,5-3 हज़ार किताबें थी, मेरे पास संग्रह था, मेरे पास रिसर्च था, सब कुछ खो गया। आई लॉस्ट कश्मीर इन टर्म्स ऑफ माई वर्क। बाकी मकान फिर से बना लिए, संघर्ष किए। तो एक वो स्थान चेतना, फिर स्मृति, जिसे आप नॉस्टैल्जिया कहकर नकारते हैं कि नॉस्टैल्जिया है भाव। नॉस्टैल्जिया भावुकता ही नहीं होती, नॉस्टैल्जिया आपको जोड़ती है, ऊर्जा देती है। और हमको उस नॉस्टैल्जिया ने ऊर्जा दी है लड़ने की, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया आपको रूट्स के साथ जोड़ता है। दूसरी बात में मुझे पता है, मैं 5वां मिनट है, और ऐसे में निर्वासन के विरुद्ध खड़ा होना अगर नहीं हुए, अगर इसको जेनोसाइड के रूप में देखें, आप किसी भी नरसंहार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक जितने भी हुए हैं उनको जब हम नकारेंगे, जुटलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे, वो फिर से रक्तजीव की तरह, रक्तबीज की तरह खड़ा होता है। इसलिए फिर से निर्वासन न हो, फिर से जेनोसाइड ना हो, फिर से निर्वासन ना हो, कहीं भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। इसलिए आपको खड़े होना है, बोलना है, लिखना है। भले ही आप अकेले पड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, आप अकेले हैं, लड़िए। और यही मेरा संदेश है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद अग्निशेखर जी। मैं बिना किसी भूमिका के अब आमंत्रित करता हूँ नोमान शौक जी को, वे आएँ और इस बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया कुमार अनुपम जी। आदरणीय सभा में उपस्थित सज्जन, बहुत अच्छी बात हुई। हमारे 2 मित्र जो अभी हमसे पहले यहाँ पधारे, उन्होंने एक बड़े परिवेश में निर्वासन और युद्ध पर बात की। अच्युतानंद जी ने, अग्निशेखर जी ने। निर्वासन का दुख ऐसा दुख होता है जिसे झेलने के लिए उसे जीना बहुत ज़रूरी होता है। आप दूसरों की कहानियाँ अपनी ज़बानी कभी उतनी तासीर के साथ नहीं लिख सकते जितना अग्निशेखर अपनी कहानी लिख सकते हैं। अगर नोमान शौक अपनी कहानी लिख सकते हैं, उसकी तासीर किसी दूसरी कहानी से अलग नहीं हो सकती। और कभी भी एक निर्वासन दूसरे निर्वासन से ज़्यादा घातक, ज़्यादा यातना वाला नहीं हो सकता। सब बराबर होते हैं, क्योंकि हम इंसान की बराबरी में यकीन रखते हैं। वो दुनिया के किसी कोने में कहीं भी सांस ले रहा है, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अगर कम होता है तो वो इंसानियत की ज़िंदगी के एक हिस्से का ज़ाया होता है। वो ये नहीं है कि वो किस ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम क्या है, उसका देश क्या है, वो किस नदी के किनारे बसता है। उसका दुख उतना ही गहरा है जितना दुख दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले, किसी भी मानवीय संवेदना रखने वाले इंसान के लिए हो सकता है। अगर साहिर ने जब कहा कि भाई ये जब अपनी मशहूर कविता लिखी, जिसको हम बार बार दोहराते हैं, कोट करते हैं, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये साहिर ने कहा था। और कोई भी शायर इसलिए कहता है कि वो शायर जब भी, उसकी ख़ास बात ये होती है शायरी की, कला की, कि वो हमेशा कमज़ोरों के पक्ष में खड़ा होता है। वो ये नहीं देखता कि ताकतवर कौन है और कौन उस पर अत्याचार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो मेरा अपना हिस्सा भी हो सकता है जो अत्याचारी हो, वो मेरे अपने लोग भी हो सकते हैं जो जुल्म कर रहे हैं और जो जुल्म सह रहा है, लेकिन हमें एक कलाकार होने के नाते, एक शायर होने के नाते हमें उसके साथ खड़ा होना होता है। युद्ध की त्रासदी को झेलने वाले ये जानते हैं निर्वासन क्या होता है, किस पैमाने पर होता है, कैसे वो अपने बच्चों को मरता हुआ छोड़ के भागते हैं।
कैसे साहिलों पर वो मछलियों की तरह मरे हुए बच्चों को निकालते हैं, ये उन्हें पता होता है। ये हम टीवी पर देखकर नहीं समझ सकते, ये स्क्रीन से नहीं समझ में आ सकता उनका दुख आपको और हमें। जो बातें की जाती हैं उनके बारे में, बातों को देखना, उन्हें जीना बहुत अलग होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप क्या सबब है कि बॉब डिलान कहता है यस एंड हाउ मेनी टाइम्स मस्ट द कैनन बॉल्स फ्लाई बिफोर दे आर फॉर एवर बैंड। क्यों लिखता है? आज का एक शायर जो देख रहा है कि दुनिया एक किनारे से दूसरे किनारे तक ताकतवर मुल्कों के हाथ में है। ये दो महायुद्ध किसने लड़े? वही लोग जो खुद को सबसे कल्चर्ड और संभ्रांत और पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता कहते हैं। ये हमने आपने एशिया वालों ने नहीं लड़े, तीसरी दुनिया के लोगों ने नहीं लड़े। उन्हें युद्ध के लिए भी हमारी ज़मीनें चाहिए थी। वो अपनी ज़मीन पर कभी युद्ध नहीं करेंगे, ये उन्हें पता है कि इससे नुकसान वो अपना नहीं चाहते। वो अपने एक लोगों के बजाय वो इस तमाम हॉल को कोलेटरल डैमेज कह के ख़त्म कर सकते हैं। हमें उन ताकतों के ख़िलाफ़, उस साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। और साहित्य, कविता, ये इसी के लिए हमें प्रेरित करती है। हमें और कुछ नहीं सिखाती, यही सिखाती है। जैसा कि हमारे पहले मित्र ने कहा, चित्रानंद जी ने, कि प्रेम ही विलोम हो सकता है युद्ध का। कविता ही उसका सामना कर सकती है, प्रेम कविता नहीं। प्रेम और कविता, हमें प्रेम और कविता के साथ ही इसका धैर्य से मुकाबला करना है। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है, जो वक्त की कैद है। काश जंगों में भी वक्त की कैद होती कि इसे 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, जैसे व्याख्यानों की होती है, तो दुनिया शायद बहुत खूबसूरत जगह होती। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, एक शायर है ज़ीशान साहिल, जिन्हें पाकिस्तान का स्टीफन हॉकिंग अगर शायर कहा जाए तो वो शख्सियत से भी, और वो उनकी एक नज़्म बस सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो नज़्म है जंग के दिनों में। मैं अपनी नज़्म भी सुना सकता था, लेकिन मैंने इस नज़्म को सुनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है वो शायद ज़्यादा आपके दिल पर असर करे। वो कहते हैं, जंग के दिनों में मोहब्बत आसान हो जाती है और ज़िंदगी मुश्किल। एक सिगरेट के पैकेट के बदले सिपाही आपकी जान ले सकते हैं, और एक खुशबूदार साबुन देकर आप एक लड़की की मुस्कुराहट और जिस्म हासिल कर सकते हैं। जंग के दिनों में लोग धमाके और शोर, पड़ोसी और जासूस में फ़र्क करना भूल जाते हैं। खंदक घर में बदल जाती है और रोशनी ब्लैकआउट बन जाती है। अखबार तारीख लिखते हैं और मौत हर जगह अपना नाम। जंग के दिनों में दिन नहीं निकलता, सारी दुनिया में रात होती है जंग के दिनों में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नुमान शौक साहब, आपने ठीक कहा। साहिर की नज़्म के हवाले से, युद्ध किसी भी देश में हो, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। हमारे इस समय भी कई युद्ध चल रहे हैं। एक बहुत ही विभीषक युद्ध आप सभी टीवी पे देख रहे हैं। युद्ध चूँकि थोपा जाता है, इसलिए वो वस्तुकरण में माहिर होता है। हम लगातार एक दृश्य को देखते हैं, बम गिरते देखते हैं, मिसाइल गिरते देखते हैं, और हमें लगने लगता है कि ये कोई एक मेलोड्रामा है। हम एक दृश्य के देखने के पीछे ये भूल जाते हैं, या हमारी ये संवेदना इस तरह से कम होती जाती है कि जैसे ये बम गिरा होगा तो क्या कोई वहाँ मनुष्य होगा भी। ये जो हमारा एक तरह से हमारी कंडीशनिंग होती जाती है, उससे बाहर निकालने का काम करती है कविता, सारी कलाएं, जो हमें फिर से संवेदना के पास लाती हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अनूप सेठी को, बहुत अच्छे कवि हैं और चिंतक हैं, वे बताएंगे, और उन्होंने चोम्स्की का भी अनुवाद किया है, वो बताएंगे कि इस विषय की विभीषिका और इसका संकट क्या है। असल में युद्ध और साहित्य की तरफ से ही हम बात करेंगे। युद्ध के ऊपर और निर्वासन के ऊपर कवि भी लिखते हैं, और एक किताब 1943 में छपी थी, पोएम्स ऑफ दिस वॉर बाय यंगर पोइट्स, और वो ख़ास तौर से सैनिकों की कविताएं उसमें थी। एक कविता मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, मैं अलग अलग हिस्से हैं तो मैं इस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। ये है,
हवाई हमले की चेतावनी। सायरन की आवाज़ के बाद हवा अजीब तरीके से स्थिर है। इसमें सांस खींची गई निराशा में कि बच्चे मौत से हाथ मिला रहे हैं। गली में ज़ोरदार ठहाका अचानक बंद हो जाता है, टूटी हुई धुन की तरह। हवा से होकर आती है ताल बम वर्षकों की दूर से। आसमान जो जानता है शाश्वत सूर्य और चंद्रमा को, हर एक हवा और लहर के रहस्य को, आदमी की बेवकूफ़ी को नीची निगाह से देखता है। ईश्वर कर रहा है आत्महत्या, उदास है विधाता की आँख। ये एक सैनिक के विचार हैं युद्ध के बारे में। रोजेविच को हम लोग जानते हैं, उनकी एक दो कविताओं का मैं बात करूँगा। एक कविता है सर्वाइवर, उसकी बिंब ही आप देख लीजिए। मैं 24 का हूँ, कसाई खाने में ले जाया गया, मैं बच गया। उनका भाई भी सैनिक था, रोजेविच भी सैनिक थे। भाई नाजी यंत्रणा शिविरों में मारा गया था। और अगला एक बिंब है, कटे पिटे लोगों से ट्रके लदे ट्रकों के ट्रक वो बचाए नहीं जाएंगे। अब ये युद्ध है इस तरह से। और वो कहते हैं मतलब बहुत गड़बड़ हो गया है वो, इंसान और जानवर, प्यार और नफरत, दोस्त और दुश्मन, अंधकार और प्रकाश, एक सा तरीका है इंसानों और जानवरों को मारने का, कोई फ़र्क नहीं बचता है। एक और कविता है, बहुत ही मार्मिक है। वो कहते हैं, मेरा छोटा बेटा आता है कमरे में और कहता है, तुम गिद्ध हो तो मैं चूहा। मैं अपनी किताब फेंकता हूँ परे, डैने और पंजे उगाते हैं मुझ में, उनकी अपशक्नी छाया दीवारों पर दौड़ती है। मैं हूँ गिद्ध, वो है चूहा। तुम हो भेड़िया, मैं हूँ बकरा। मैंने मेज़ का चक्कर लगाया और मैं हो गया भेड़िया। खिड़की के पल्ले चमकते हैं जैसे विषदंत अंधेरे में। मतलब आप ये कल्पना कीजिए कि एक कमरे में पिता को बेटा ऐसा समझ रहा है और पिता वैसा ही हो जा रहा है। युद्ध हमें किस तरह से भीतर तक प्रभावित करता है। ऐसे ही इलियट की एक टी.एस. इलियट की एक कविता थी, और वो तो ख़ास तौर से दक्षिण अफ्रीका में मारे गए भारतीयों के लिए एक कविता थी। उसके मैं कुछ ही पंक्तियाँ आपको बताता हूँ। चोटों के निशान हैं पर बच गया है, उसे बहुत सी यादें, बात चलती है तो याद आती है परदेसियों की जो परदेशों में लड़े एक दूसरे से परदेसी। आदमी का ठिकाना उसका नसीब नहीं है, हर एक मुल्क घर है किसी इंसान का और किसी दूसरे के लिए बेगाना। जहाँ इंसान मर जाता है बहादुरी से, नसीब का मारा वो मिट्टी उसकी है, उसका गांव रखे याद। ये तुम्हारी ज़मीन नहीं थी ना हमारी, पर एक गांव था मिडलैंड में और एक पंजाब में, हो सकता है एक ही हो कब्रिस्तान। कहीं के कहीं लोग कहाँ मारे गए, कहाँ तक। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। वहाँ की एक युवा कवित्री है ल्यूबा किमचुक। वो कहती है, भाषा उतनी ही खूबसूरत है जितनी ये दुनिया, पर जब कोई आपकी दुनिया को नष्ट करता है तो भाषा उसे प्रतिबिंबित करती है। ये हमने देखा भी कि कभी उसी उसमें बोलता है। वो कहती है, शहरों और कस्बों के डीकम्पोजिशन को बताने के लिए मैं शब्दों को डीकम्पोज करती हूँ। मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं डीकम्पोज शब्द पे अटक गया, और उसका विलोम होता है कंपोज। और कंपोज और कंपोजिशन, संगीत के बारे में आप सुनिए, जब संगीत को कंपोज किया जाता है कंपोजिशन बनती है। और भाषा को और सारी कोमल चीज़ों को डीकम्पोज करना पड़ता है। माने युद्ध आपको एक तरह से डीकम्पोज कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए उन सारी कोमल चीज़ों को हमें डीकम्पोज करना पड़ता है। अब ये हमारा द्वंद्व है और ये मुकाबला करने का तरीका है। उसकी एक कविता है द मेकिंग ऑफ टेंडरनेस, कोमलता की निर्मिति। वो एक तरह का वृत्तांत है कि वो देखती है कि खिड़कियों में सेलो टेप लगी है, मुझे साफ़ करना है। वो एक मॉल में जाती है और वहाँ से कुछ सामान ख़रीद के लाती है साफ़ सफाई करने का। वहीं पे उसको एक बाल बनाने का ब्रश मिल जाता है जिसके बाल बहुत रेशे बहुत कोमल हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उस पर देखती है कि मेड इन खारकीव। खारकीव का मतलब है शाब्दिक अर्थ सनातन,
और वो सोचने लगती है कि ये कहाँ बना होगा, ये फैक्ट्री में बना है कि बम शेल्टर में बना है, युद्ध चल रहा है। और उसके पास ऑलरेडी बहुत ब्रश थे उसने, लेकिन रख लिया कि वो बहुत कोमल है। फिर वो ढूंढने लगी चीज़ें, फिर उसे कहीं केचप मिल जाती है, कहीं संतरे का रस मिल जाता है, जो अलग अलग शहरों से बना हुआ है, वो इकट्ठा करके लाती है। और घर में आती है, देखती है तो एक खबर आती है कि एक मिसाइल जो ब्लैक सी से दागी गई थी उसको नाकाम कर दिया गया है। तो उसको लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल आता है, जैसे वो ब्रश को इस्तेमाल करती है, कि चीज़ें बहुत कोमल हैं और कोमलता से मेरा घर भर गया है, मेरे पास ये सामान है और मैं इससे श्रृंगार करूंगी, इसको मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी, इसको मैं खाने में खाऊंगी, इसको मैं सजाऊंगी। वो कहती है कभी जाना नहीं था कोमलता हो सकती है इतनी धारदार, कभी नहीं, पर इसे मैं आजमाऊंगी ज़रूर। निर्वासन पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक इंग्लैंड की कवित्री है वारसन शायर, उसकी एक बहुत लंबी और बहुत अच्छी कविता है, जो बातें उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अग्निशेखर जी बोल चुके हैं और निर्वासन के बारे में हम लोग शुरू से काफ़ी बात कर भी चुके हैं और कितना कठिन होता है वो जानते हैं। लेकिन निर्वासन का एक दूसरा पक्ष भी है जो फ़िलिस्तीन में है। हसन कानाफानी की एक कहानी है, गाज़ा से खत। वो अपने एक दोस्त के साथ सोचता है कि मैं कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। वो तैयारी करते हैं बहुत साल तक। जब वो जाने को तैयार होता है, उसका परिवार है, भाई और उसकी बेवा भाभी है और बच्चे हैं और माँ है, लेकिन वो चले जाना चाहता है। जब वो जाने को तैयार ही होता है तो भाभी कहती है कि बेटी अस्पताल में, उसे मिल के आओ। जो बेटी को मिलने जाता है तो वो उसको देख करके बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हाल में है। तो वो उसको बहलाने के लिए कहता है मैं तुम्हारे लिए पेंट लाया हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, घर चलो और पेंट पहनना। तो वो अपनी चादर हटाती है, उसकी टांग कट चुकी है। तो उस जो कथानायक है उसका दिल दहल जाता है और उसका बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। अब वो गाज़ा को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि बम शेल्टर्स में उसकी टांग टूटी और वो ये सोचने लगता है कि मैं तो भाग रहा था और ये बच्ची अपने भाइयों को बचाने के लिए झुक गई और उसकी टांग कट गई। तो ये एक निर्वासन का ये भी पक्ष है जो अभी कह रहे थे सर कि हमें मुकाबला भी करना होता है। निर्वासन का एक और विमर्श हमारे यहाँ बनता है, वो है तिब्बतियों का। तिब्बतियों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई है जो यहीं जन्मी है, जिन्होंने तिब्बत देखा नहीं है। एक कवि है लासंग शेरिंग, वो कहता है ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ मेरे सपनों में है, सिर्फ बंद आँखों से ही देखूँ मैं तिब्बत। क्या कभी लौटूंगा मैं आज़ाद तिब्बत में और देखूंगा कभी तिब्बत को अपनी आँखों से। ये अस्मिता, अहिंसा और धीरज निर्वासन के संबंध में मुझे लगता है कि एक और विमर्श को खड़ा करता है। अंत में एक मिनट मुझे दीजिए। एक इज़राइल का कवि है सलमान मासाल्ला, उसका बहुत ही विचित्र स्वप्न है। हिब्रू और अरबी में वो लिखते हैं, उसका एक स्टेटमेंट है कि हम एक स्टेट ऑफ होमलैंड बनाएंगे और जिसकी कोई हदबंदी नहीं होगी, सारी विश्व उसके नागरिक होंगे और हम एक दिन सारी दुनिया को जीत लेंगे। ये ऐसी जगहों से आ रही है जहाँ पे युद्ध का बहुत साया है, बहुत निर्वासित लोग हैं। धन्यवाद। मुझे पता नहीं, मित्रों, अनूप जी ने युद्ध और निर्वासन से किस तरह इन संकटों का सामना किया जाए, उन कुछ रास्तों के बारे में भी बताया। मैं अब आमंत्रित करूंगा मनोहर बाथम को, और मनोहर बाथम को आमंत्रित करने से पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो उनकी कविताओं और उनकी डायरी को, उनके हिस्सों को पढ़ते हुए मेरे मन में आए थे कि जो पारंपरिक युद्ध है, क्या वो एक अकेला कारण है विस्थापन का? और भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो 1947 और 1971 का जो आंकड़ों का हम क्रम देखते हैं, उसमें जिस तरीके से संकेत मिलते हैं हमें विस्थापन के। और एक तीसरा कि इनकी कविताओं में एक विचित्र तरह का विस्थापन हमको देखने को मिलता है,
जहाँ पे व्यक्ति अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है और विस्थापन भी झेल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कुछ बातों के बारे में भी हमें बताएं और आमंत्रित करता हूँ मनोहर बाथम को कि वे आएँ। और एक अनुरोध और है उनसे, एक छोटी सी उनकी कविता है कीचड़, मैं चाहूँगा उसका भी वो पाठ करें। जी। आदरणीय मंच और मित्रों, विद्वान वक्ताओं द्वारा युद्ध और निर्वासन के जितने भी आयाम हो सकते हैं उनके ऊपर बात की जा चुकी है। मेरा काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि कई चीज़ें जो मैं कहना चाहता था शायद कह दी गई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिंदुवार जो चीज़ें नहीं कही गई हैं उनको जो है अपने इस 5 मिनट में मैं शामिल करूं। युद्ध, हिंसा और इसी तरह की दीगर चीज़ों को 39 साल की वर्दी की नौकरी में होते हुए भी मैं बहुत विरोध करता रहा, और विरोध करने का जो एक जरिया था वो था कविताएं और डायरी। मेरे मित्र कुमार अनुपम ने जो कहा है, तो वो कविता भी जो है वो मेरे एक दर्द का जो कुछ हो रहा है दुनिया में उसका एक प्रतिबिंब है। मैं वो पहले 4 लाइन की कविता जो है इन्होंने कहा है तो सुना के अपनी बात शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक जैसे उन्होंने बताया कीचड़ है कि मैं अपने पाँव कहाँ कहाँ से बचाता, मैं अपने पाँव कहाँ कहाँ से बचाता, सारी ज़मीं ही खून से लथपथ। मैं अपने पाँव कहाँ कहाँ से बचाता, सारी ज़मीं ही खून से लथपथ। पहले कीचड़ से पाँव बचाता था, पहले कीचड़ से पाँव बचाता था, अब पाँव रखने को कीचड़ ढूंढता हूँ, अब पाँव रखने को कीचड़। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि समय सीमा की वजह से मैं बिंदुवार कुछ चीज़ों को टच करूँगा। तो कुमार अनुपम की दूसरी बात से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा युद्ध का जो है 3 जा जो है वो कारण है, जल, जोरू और जमीन। मैं इसमें एक जा और जोड़ देता हूँ, जल, जोरू, जमीन और जुनून। जुनून जो पागलपन की हद तक जो है चला जाता है और जो आजकल आप जो है वो जिसको देख रहे हैं। इन्होंने जो मेरे को 3-4 चीज़ें बताई हैं, मैं उसका पहले उत्तर दे देता हूँ, फिर अगर समय बचेगा तो दूसरी बातें करेंगे। इन्होंने कहा कि आमतौर पे जो है युद्ध को पारंपरिक युद्ध के तौर पे देखा जाता है, जिससे निर्वासन को हम जो है वो आज जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन जो मैंने अपने पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश, पाकिस्तान कई बार गया मैं, म्यांमार, हैती, इन जगहों पे जाकर जो अध्ययन किया, तो उससे जो मेरे को एक दृष्टि मिली उस पर यह है कि पारंपरिक युद्ध से ठीक है निर्वासन होता है, लेकिन युद्ध की श्रेणी में हम चाहे इन चीज़ों को रखें या ना रखें, लेकिन इसमें शीत युद्ध भी शामिल है, आतंकवाद, छद्म युद्ध और सांप्रदायिक उन्माद, ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत बड़ी जो निर्वासन की जड़ है। और मेरी परिभाषा में अगर मैं कहूँ तो ये सारी चीज़ें मैं युद्ध में शामिल करता हूँ। युद्ध जो पारंपरिक नहीं है, मानवता के विरुद्ध जो युद्ध इस तरह के जो एलिमेंट्स लड़ रहे हैं, मैं उन सबको शामिल करता हूँ। दूसरी बात,
इन्होंने जो कही कि आम तौर पे जब जो है वो हिंदुस्तान के संदर्भ में हम निर्वासन को जब देखते हैं तो हमारा दायरा जो है वो बंटवारे के 1947 की तरफ या 1971 की लड़ाई के उसमें सिमट जाता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग जो है वो यही सोचते हैं कि भारत में या उसके आसपास जितना निर्वासन हुआ वो इन्हीं दो मेन उसमें हुआ। और अभी रिसेंट जो है भाई अग्निशेखर जी जो है मेरे से, मैं भी वहीं था खैर जब ये हुआ, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसको भी हम शामिल करते हैं। लेकिन साहित्य में आंकड़े देना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी बात को जो है मैं अच्छी तरह से आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए कुछ आंकड़े मैं पूर्वी सीमा के देता हूं हिंदुस्तान के। 1948 में सर 4,19,018 1948 में लोग पूर्वी पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से जो है हमारे यहाँ आए। 1950 में 9,25,185 लोगों ने वहाँ से पलायन किया स्वतंत्रता के बाद। 1951 में 4,77,186 लोग हिंदुस्तान में आए, खासकर जो है वेस्ट बंगाल में। 1974 में 6,67,125। तो कुल मिलाकर 1970 तक, मतलब इसमें मैं 1971 के युद्ध को नहीं जोड़ रहा हूं, 42,33,000 से ज़्यादा लोग निर्वासित हुए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी बात का जो है ये आंकड़ों की वजह से जवाब दे दिया है। अब तीसरी बात जो आपने कही कि एक विचित्र तरह का विस्थापन देखने को मिलता है। आमतौर पर हम जब देखते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़मीन जब छोड़ते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, पूरब से पश्चिम चले गए, हजारों मील दूर चले गए, तो निर्वासन या विस्थापन हुई है। लेकिन एक अलग तरह के विस्थापन की मैं बात करता आया हूँ कि जब जो है वो जहाँ पे था वहीं पे बैठा रहा, फिर भी विस्थापित हो गया। और 1947 में पश्चिमी सीमा पे जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन पूर्वी सीमा पे ये हुआ कि कुछ लोगों ने जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कुछ रेखाएं खींच दी, और वो रेखाएं जो खींची वो घरों के बीच में से जाती है। कल जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो घर एक मुल्क था, जो एक परिवार था, ये जो है ये काल्पनिक साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ कि वो घर दो हिस्सों में बंट गया और एक जो है वो निर्वासित हो गया और एक जो है वो उसका भाई जो है वो यहाँ पर रह गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी, समय बहुत कम है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है उनकी ओल्ड मैन इन द सी में कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, बट नॉट डिफीटेड। मैं हार मानने वालों में से नहीं। धन्यवाद मनोहर जी। मनुष्य डिफीट नहीं करेगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक और बात कही है। उन्होंने आगाह किया कि पुराने ज़माने में देश के लिए किसी का मरना मधुर और उचित है, लेकिन आधुनिक युद्ध में आपके मरने में कुछ भी मधुर नहीं और ना ही उचित। आप बिना सही कारण के कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। यानी आने वाले जो युद्ध होने वाले हैं, जिन युद्धों की हम कल्पना कर रहे हैं, कई ऐसे दार्शनिकों को और विचारकों ने बताया है कि वे लाठी और डंडों से लड़े जाएंगे। कहने का आशय ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा,
मनुष्य अपने पुराने आदिम अवस्था में आ जाएगा और वो समय कितना भयानक होने वाला है। इसलिए हम पुनः कविता, प्रेम, अहिंसा की ओर हमें लौटना होगा। और हमारे बीच में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी हैं, जिन्होंने अहिंसा विश्वकोश का संपादन किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। मित्रों, जो बातें हो चुकी हैं मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि जो युद्ध होते हैं घटना के रूप में, वो तो दरअसल उस रोग का प्रकटीकरण है, उसकी अभिव्यक्ति है। एक रोग जो अंदर ही अंदर पल रहा होता है वो उसकी अभिव्यक्ति है। तो मुख्य जो युद्ध है वो कहीं अंदर हमारी सभ्यता दृष्टि के अंदर चल रहा होता है। और ये जो सभ्यता दृष्टि है हमारी, वो ताकत को महत्व देती है। ताकत पर आधारित सभ्यता दृष्टि है कि जिसकी ताकत ज़्यादा है। ये डार्विन का बेचारे का ये रूप नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि जो ताकत वो राज करेगा, ऐसा मतलब नहीं था उनका। लेकिन सोशल डार्विनिज्म जो डेवलप हुआ उसी को आधार बना करके उसने ये सिद्ध कर दिया कि जिसमें ताकत है वो जिएगा, नहीं ताकत में मरेगा। तो ये खेल ताकत का हो गया। और हमारी सारी जो आधुनिक सभ्यता है, जिसे हम आधुनिकतावादी सभ्यता मैं कहता हूँ, आधुनिक कहने से कुछ अलग भाव भी आ जाते हैं, वो आधुनिकतावादी जितनी भी सभ्यता है वो उसी ताकत की दृष्टि पर आधारित सभ्यता है। एरिक फ्रॉम ने एक स्टडी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि सभ्यता जो जो विकसित, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये सभ्यता जो जो विकसित होती गई है त्यों तो युद्धों की संख्या में वृद्धि होती गई। एक क्यू राइट करके एक कनाडा के सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने पूरी स्टडी की और उसकी स्टडी के आधार पर एरिक फ्रॉम ने प्रमाणित किया। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ दो प्रकार के युद्ध होते हैं। घोषित युद्धों की चर्चा हुई अभी, यूक्रेन का भी एक घोषित युद्ध है और जितने आतंकवाद भी, जैसे उन्होंने कहा कि वो चाहे आप युद्ध की परिभाषा में शामिल ना करें पर युद्ध ही है, क्योंकि वहाँ भी आक्रमण है किसी पर। तो वो एक, यानी जहाँ भी आक्रमण है वहाँ युद्ध है। मैं उसको डिफाइन यूँ करता हूँ कि जहाँ भी आप किसी पर आक्रमण करते हैं तब आप युद्ध की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो ये तो घोषित है। लेकिन कुछ अघोषित युद्ध होते हैं और अघोषित आक्रमण होते हैं, जिनको हम आक्रमण नहीं मानते और जिनको हम युद्ध नहीं मानते। जैसे उद्योगवाद का मानव संस्कृति पर आक्रमण, उद्योगवाद का प्राकृतिक जीवन पर, सहज जीवन पर आक्रमण। उद्योगवाद ने जितनी समस्याएं पैदा की, आज हम जितनी समस्याएं देख रहे हैं, साम्राज्यवाद जिसका जिक्र किया अच्युतानंद ने, वो भी एक प्रकार से उसी उद्योगवाद का ऑफशूट था। तो उद्योगवाद ने जितनी प्रकृति को नष्ट किया, जितनी मानव प्रकृति को नष्ट किया। और एक में किताब मैंने बहुत शुरू में जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने पढ़ी थी यूंग की, उसका शीर्षक ये था, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल। आत्मा की तलाश में मनुष्य, यानी मनुष्य ने आत्मा को निकाल के फेंक दिया और अब उसकी तलाश में छटपटा रहा है। ये तात्पर्य उसका था कहने का। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये कैसे संभव होता है ये हम जानते हैं। तो एक तो मैंने कहा कि एक युद्ध तो वो है जो उद्योगवाद ने प्रकृति के विरुद्ध लड़ा, और प्रकृति भी बिना घोषणा के अपना प्रतिशोध ले रही है। अब आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, ये प्रकृति का प्रतियुद्ध है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि युद्ध हमने जो प्रकृति के विरुद्ध किया, प्रकृति उसके प्रतियुद्ध में ये काम कर रही है। मनुष्य अगर प्रकृति को नष्ट कर रहा है तो इसके बदले में हो सकता है प्रकृति मनुष्य को नष्ट कर दे। आपने कितनी एटम बम आप बना लें, लेकिन प्रकृति के इस युद्ध का मुकाबला आप एटम बम से नहीं कर पाएंगे, उसको बढ़ाएंगे ही, बल्कि उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आप ये देखेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में एक भयंकर युद्ध समर्थक विचारधाराएं काम करती है। युद्ध समर्थक मतलब आक्रमण समर्थक विचारधाराएं काम करती हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं, ये एक प्रकार से आप जो कुछ कर रहे होते हैं उसको लेजिटिमेसी देती है।
उसको एक प्रकार का वैधता देती है। हाँ, ये करना उचित है, ऐसी परिस्थिति में युद्ध करना उचित है, आक्रमण करना उचित है, हिंसा करना उचित है। जॉन गाल्टोंग एक शांतिवादी विचारक हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि हिंसा कई प्रकार की होती है। एक तो वो हिंसा है जो प्रत्यक्ष हिंसा कहा उन्होंने, जो हम किसी को मारते पीटते हैं, लड़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, शस्त्रों से आक्रमण करते हैं, वो प्रत्यक्ष हिंसा है। लेकिन उन्होंने कहा एक अप्रत्यक्ष हिंसा होती है, और वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक हिंसा और एक होती है सांस्कृतिक हिंसा। संरचनात्मक हिंसा का मतलब ये होता है कि जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में हिंसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो हिंसा है, वो किस प्रकार से मनुष्य विरोधी है, किस प्रकार से मनुष्य पर आघात करती है, मनुष्य के अस्तित्व मात्र पर आघात करती है। आप घरों में देख लीजिए, स्त्रियों की स्थिति देखिए, दलितों की स्थिति हमारी संरचनात्मक समाज का परिणाम था। जो समाज जिस तरह से रचा गया था उसी का परिणाम था दलितों की स्थिति को जिस तरीके से देखा गया। नहीं तो शायद अम्बेडकर को बहिष्कृत भारत नाम क्यों रखा? क्योंकि आपके समाज ने उनको बहिष्कार कर रखा था, इसलिए उन्होंने अपने समाज के लिए उसको बहिष्कृत भारत कहा। तो ये संरचनात्मक जो समाज था उसमें ये हिंसा निहित थी, और उस हिंसा को, उस संरचना को, उसके आधार पर किए जाने वाले अन्याय को समर्थन जो दे रही थी वो एक सांस्कृतिक विचारधारा दे रही थी, जिसमें हम ये मान रहे हैं सभी प्रकार के। पूंजीवाद एक विचारधारा है, साम्राज्यवाद भी एक विचारधारा है, राष्ट्रवाद भी एक विचारधारा है। और उस राष्ट्रवाद के देखिए दो रूप हो गए। हमें कहीं भी राष्ट्रवादी तो होना चाहिए, व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए क्या नहीं कर, ठीक बात है, राष्ट्र से कोई विरोध नहीं है। कि एक होता है एकांतिक राष्ट्रवाद और एक होगा समावेशी राष्ट्रवाद। तो एकांतिक राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जहां आप एक्सक्लूसिव हैं, अकेले किसी एक ग्रुप का राष्ट्रवाद है, किसी एक समूह का, चाहे वो धार्मिक समूह हो, सांप्रदायिक समूह हो, भाषिक समूह हो, वो अकेले उसी का राष्ट्रवाद है, यानी राष्ट्र सिर्फ उसी का है। एक है समावेशी राष्ट्रवाद जिसमें हम अन्य सबको, पूरी मनुष्य मात्र को शामिल करते हैं, उस भूमि पर जो भी रहते हैं वो सब हमारे राष्ट्र के हिस्से हैं, इसको हम शामिल करते हैं। जो कुछ कश्मीर में हुआ वो उसी एकांतिक राष्ट्रवाद का नतीजा था, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने माना कि नहीं, पंडितों से हमारा कोई संपर्क नहीं, हमारा कोई लेन देन नहीं, निकालो बाहर। तो ये एकांतिक राष्ट्रवाद था। कल आप किसी दूसरी कम्युनिटी को भी इसी तरह से बाहर निकालने की बात करेंगे तो आपका एकांतिक राष्ट्रवाद होगा। तो इस एकांतिक राष्ट्रवाद और समावेशी राष्ट्रवाद के बीच एक विचारधारात्मक संघर्ष है, और जो एकांतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के युद्ध को, इस प्रकार की आक्रामकता को, इस प्रकार की हिंसा को उचित मानेंगे, क्योंकि उनके संस्कृति क्या है? संस्कृति को मैं मानता हूँ कोई एक विश्वास समुच्चय है, एक बिलीफ सिस्टम है। आपकी जो विश्वास प्रणाली है उसमें अगर ये बात घर कर गई है कि यही करना उचित है, तो उसके लिए अगर हिंसा भी की जाएगी तो आप उसको उचित मानें। बहुत सी विचारधाराओं ने की। अच्युतानंद और सभी मित्रों ने कहा कि कविता एकमात्र, प्रेम और कविता एकमात्र उसका प्रतिरोध हो सकती है। कविता ने कितना युद्ध का समर्थन किया है? क्या कविताओं ने विचारधारात्मक आधार पर हिंसा का समर्थन नहीं किया है? क्या कविता ने युद्ध का समर्थन नहीं, वार पोएम्स नहीं किया? जिस समय वार हो रहे थे उस समय जो कविताएं लिखी गई हैं उनमें कितना युद्ध का भी समर्थन मिलता है, विरोध भी मिलता है, जैसा साहित्य का उदाहरण देकर इन्होंने कहा, लेकिन उसका समर्थन भी मिलता है। तो कविता पर भी इतना भरोसा मत करिए, मैं कवि हूँ फिर भी कह रहा हूँ, कविता पर भी इतना भरोसा मत करिए, और ये देखिए कि वो कविता आपकी संवेदना और विवेक को जागृत करती है अथवा आपको एक उत्तेजना में बहा कर ले जाना चाहती है। क्योंकि कविता दोनों काम कर सकती है, वो आपको एक उत्तेजना में बहा भी सकती है और आपको, आपके अंदर एक संवेदनात्मक विवेक भी पैदा कर सकती है। तो ये पाठक को या श्रोता को या समाज को देखना है कि वो किस तरह की कविता को पढ़ना चाहता है, महत्व देना चाहता है। अभी तो उल्टा है, अभी तो जो कोमल भावनाओं की कविता उसका थोड़ा बाजार कम है, अभी आक्रामकता की भावना वाली कविताएं हैं वो ज़्यादा हावी हो रही हैं। तो आपको समझना होगा कि ये जो आक्रामकता वाली कविताएं हैं वो आपको क्या बना रही हैं? वे आपको अपना उपकरण बना रही हैं, आपको अपने अंदर के विवेक को जागृत करने की, अपने संवेदनाओं को जागृत करने के लिए नहीं है, बल्कि वो जिस रास्ते
को ले जाना चाहती है उस रास्ते ले जाने के लिए कविता का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य, अगर मैं ये मानता हूँ और मैं इस बात में विश्वास, मैं अदम्य आशावादी हूँ और मैं मानता हूँ कि मनुष्य नष्ट नहीं होगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं कि जब तक कुछ हो तब तक हम उसको नष्ट होने दें, फिर आगे विश्वास का आधार पर चले। उस विश्वास का प्रमाण हमको हमारे दैनिक आचरण में देखना पड़ेगा, हमारे विचारों में क्या परिवर्तन होना चाहिए ये देखना पड़ेगा, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। हमारे क्या हम, भाषा की बात कल हुई बहुत, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें मानते हैं कि हमारी जो विचारधारा है उसके लिए अगर आक्रमण किया जाता है, उसके लिए युद्ध किया जाता है तो उचित है, अन्य के लिए किया जाता है तो वो गलत है। मैं ये मानता हूँ फिर वो किसी भी स्थिति में गलत है, क्योंकि आपने ये तय नहीं किया कि यही विचारधारा सही और ये विचारधारा गलत है। अभी तक ऐसा कोई पैमाना नहीं मिला है हमको जिससे हम कह सकें कि ये दर्शन एकमात्र सही दर्शन है और ये एक दर्शन जो बिल्कुल नष्ट दर्शन। सभी दर्शनों में, क्योंकि मनुष्य की, चाहे आप दर्शन कहें, विचारधारा कहें, साहित्य कहें, ये सभी अंततः मनुष्य की बुद्धि की रचनाएं हैं और मनुष्य की बुद्धि की जितनी सीमा है उतनी दूर तक जा सकती है, पर वो अनंत सीमा नहीं है मनुष्य की बुद्धि की, तो इसलिए अनंत तक नहीं जा सकती, आखिर तक नहीं जा सकती। हमेशा एक बहुत जोरदार बात में विनोबा ने कही जिसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म, आपका आश्चर्य होगा कि विनोबा विज्ञान की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा विज्ञान और अध्यात्म में एक बात कॉमन है और वो कॉमन बात ये है कि विज्ञान में भी कोई सत्य अंतिम सत्य नहीं है, इसी तरह उन्होंने कहा अध्यात्म में भी कोई सत्य अंतिम सत्य नहीं है। ये दोनों में एक बात कम है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसलिए दर्शन में, विचारधाराओं में कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। तो हमें सभी प्रकार के चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर, क्योंकि जब तक ये सहिष्णुता पैदा नहीं होती है मानव स्वभाव में कि वो अन्य के विचारों को समझ सके, उसके प्रति सम्मान प्रकट कर सके, तब तक युद्ध होंगे। कविता लिखने से दूर नहीं होंगे, कविता लिखने से हमारी थोड़ी वो हो सकती है लेकिन उससे नहीं दूर होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप, कविता भी असहिष्णु हो जाती है, अन्य के प्रति आप कितने सहिष्णु हैं, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं, वो आप ही का एक प्रतिरूप है जिसके प्रति आपको सहिष्णु होना है। मैं तो सत्याग्रह की परिभाषा यही करता हूँ कि सत्याग्रह मेरी जिम्मेदारी है अन्य के प्रति। जो दूसरा व्यक्ति है जिसे मैं मानता हूँ कि किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसके लिए सत्याग्रह करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके द्वारा ही मैं उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह की बात करते थे उसमें घृणा का स्थान नहीं रखते थे, उसके पीछे कारण यही था कि वो, क्योंकि वहाँ अन्य है ही नहीं, जो कुछ भी अपना ही आत्म प्रतिरूप है। तो ये समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए और राष्ट्र तो समझने की कोशिश कर सकते हैं, आपके नेता नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर एक भयंकर अहंकार है। आप देखिए एक बड़ा युद्ध चल रहा है अभी दुनिया की राजनीति में, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतांत्रिक राज्य जो अपने को कहते हैं वहाँ भी आंतरिक स्तर पर भी लोकतंत्र के विरुद्ध है और बाहरी स्तर पर भी लोकतंत्र के विरुद्ध है। आंतरिक युद्ध कैसे हो रहा है लोकतंत्र के विरुद्ध? वो होता है बहुमतवाद के तानाशाही। एक बहुमतवाद की तानाशाही अभी सभी देशों में चला। हमने मान लिया कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। एक सामान्य औपचारिक परिभाषा हमने कर ली कि लोकतंत्र बहुमत का शासन है। बहुमत का शासन है पर बहुमत की तानाशाही नहीं है, वो बहुमत का लोकतांत्रिक शासन है। और लोकतंत्र वही है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है, जहाँ वो ह्यूमन डिग्निटी पर, इंडिविजुअल डिग्निटी पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति गरिमा सुरक्षित है और प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने का अधिकारी है, वही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहता, वो केवल बहुमतवाद की तानाशाही बन जाता है। इसको आजकल बहुमतवाद या मेरिटिज्म के नाम से जाना जाता है पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर। तो ये हमें समझने की आवश्यकता होगी और ये भी समझना पड़ेगा कि इसलिए उनके कारणों की तलाश करिए। क्या कारण है जिनके कारण से असहिष्णुता पैदा होती है? क्या कारण है जिनके कारण से एक विचारधारात्मक हिंसा पैदा होती है? क्या कारण है जिनके कारण से हमने एक ऐसी विचारधारा उद्योगवाद और पूंजीवाद की अपना ली है? सभी तो राष्ट्र पूंजीवादी है। मैं जब चीन गया तो मैं देखने के लिए गया कभी साम्यवादी देश पूंजीवादी कैसे हो जाता है, कि क्या उनके बीच में क्या समन्वय है? समन्वय यही है कि
एक तंत्री शासन तो होगा पार्टी का, लेकिन रहेगा पूंजीवाद। तो बहुदलीय पूंजीवाद में फिर भी थोड़ी सुविधा है कि आप कुछ बात अपने किसी तरह से कह सकते हैं, लेकिन एक दलीय पूंजीवाद में तो दोनों तरफ से कोई सुविधा नहीं। ये चीन जैसे देश की हालत, इसको हम मानते थे कि रूस के बाद वही सबसे बड़ा साम्राज्य देश है। रूस की हालत हम जानती। मैं समझ नहीं पाता था स्टालिन की तारीख में कविताएं लिखी मुक्तिबोध ने, विचित्र है। यानी स्टालिन की तारीख में कविता कैसे लिखी जा सकती? उस समय लोग बहुत कहते थे गलत कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक विचारधारात्मक प्रचार जो हो रहा था, विचारधारा जो दबाव हो रहा था, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि स्टालिन तो नई रामायण लिख रहे हैं। ये लिखा है कविता में। तो एक प्रकार से आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे कविताओं में भी प्रवेश कर जाती हैं, कैसे विचारधारात्मक नहीं दलीय आग्रह कविता में आ जाते हैं। इन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो असहिष्णुता के विरुद्ध जब तक मनुष्य नहीं होता है तब तक प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। तो प्रेम पैदा होने का तात्पर्य है, प्रेम पैदा होगा तो असहिष्णुता नष्ट होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इन अघोषित युद्धों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक घोषित युद्ध बंद नहीं हो सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर आचार्य जी।